हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नितेश है और आज का हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये एक्ट क्यों लेके आया गया, इस एक्ट से पहले इंडिया में कौन सा एक्ट था पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, इस एक्ट में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं, क्या क्या न्यू चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं। इस सभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आपको बस नोटबुक और पेन लेके बैठना है और इसको देखना है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आपको, यू हैव टू जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। डिसेबिलिटी राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। जैसे हर एक पर्सन के पास के ह्यूमन राइट्स हैं, सेम डिसेबिलिटी पर्सन के भी उसके खुद के राइट्स होने चाहिए। ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है। The RPW Act 2016 is an important law that protects the rights, dignity and equality of person with disability in India. जो RPW Act 2016 है वो प्रोटेक्ट करता है पर्सन विद डिसेबिलिटी के राइट्स को, डिग्निटी को और इक्वालिटी को। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ये एक्ट फोकस करता है किसकी चीज़ों पे? The Act focus on equality, non-discrimination, inclusion, accessibility and equal opportunity. ये एक्ट बेसिकली फोकस करता है कि हमें सबको समान अधिकार देना चाहिए, है ना? हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि एक बच्चे को हम तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं प्ले करने का, बट दूसरे बच्चे को कह रहे हैं कि नहीं आप क्लास में बैठे रहो। इंक्लूजन की बात करता है ये। इंक्लूजन मतलब होता है सभी बच्चों को साथ में लेके चलना, उनको सेम एजुकेशन देना सेम क्लासरूम में, ना कि सेग्रीगेट करना। एक्सेसिबिलिटी, आपने देखा होगा जब आप कभी मेट्रो में जाते हैं या फिर स्कूल में गए होंगे तो स्कूल में रैम्स होती हैं ताकि ऊपर चढ़ सके बच्चा। मेट्रो में जब जाते हैं तो लिफ्ट में देखेंगे आप बटन्स पे ब्रेल में टैक्टाइल में लिखा होता है कि कौन सा फ्लोर है, अप है कि ग्राउंड फ्लोर है। तो ये सब क्या है? एक्सेसिबिलिटी है, ताकि एक ब्लाइंड पर्सन हो, चाहे लोकोमोटर वाला पर्सन हो, चाहे किसी भी डिसेबिलिटी का हो, सबके लिए एक्सेसिबल हो किसी भी प्लेस पे जाने के लिए। देन आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। सभी पर्सन विद डिसेबिलिटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो हम एक नॉर्मल पर्सन को देते हैं। ये इन सब मेन की हाईलाइट पॉइंट्स पे फोकस करता है। इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं। बैकग्राउंड ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। बिफोर 2016 इंडिया फॉलोड पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट नहीं आया था 2016 से पहले, तो इंडिया में क्या चलता था? पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। बट इसको क्यों चेंज किया गया, क्यों लेके आया गया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016? बिकॉज इसके कुछ लिमिटेशन थे। लिमिटेशन ऑफ द 1995 एक्ट क्या थी वो? ये कवर करती थी सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज को, कवर ओनली 7 डिसेबिलिटी। और इसमें क्या था? लिमिटेड प्रोटेक्शन था, वीक इन्फोर्समेंट था, जिसकी वजह से हमें न्यू एक्ट की जरूरत थी। After India signed UN Convention on the Rights of Persons with Disability, a new law was required. जब इंडिया ने यूएन कन्वेंशन पे साइन किया तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एक न्यू लॉ लाना बहुत जरूरी था। इसीलिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 को लाया गया। ये था इसका बैकग्राउंड कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 से पहले कौन सा एक्ट चल रहा था इंडिया में? पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसको हम बोलते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। बट इसमें लिमिटेशन क्या कहती? ये कवर करती थी सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज़ को, और लिमिटेड प्रोटेक्शन था, उतनी चीज़ें को कोई फॉलो करता नहीं था, लाइटली लेते थे, जिसकी वजह से जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के राइट्स जो भी प्रोवाइड किए गए थे उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से हम लेकर के आए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? The act aimed to promote a right-based approach to disability rather than a charity-based approach. जो RPWD एक्ट है वो राइट बेस्ड अप्रोच टू डिसेबिलिटी की बात करता है, ना कि चैरिटी बेस्ड। मीन्स कि ये एक्ट जो है डिसेबिलिटी वाले पर्सन की जो राइट्स हैं उसके ऊपर बात करते हैं, ना कि उनको दान में दिए जाएँ कि दया करके अरे नहीं ये तो दिव्यांग है इसको मौका देना चाहिए, ऐसे नहीं। वो उनका हक है, एजुकेशन का हक है, ये सब चीज़ें की बात करता है राइट बेस्ड अप्रोच की, ना कि चैरिटी बेस्ड अप्रोच। ठीक है? अब इसके अंदर क्या-क्या बात की गई इसके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। एंश्योर इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, प्रमोट फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, गारंटी एक्सेसिबिलिटी इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
provide inclusive education, create employment opportunities, ensure social security and rehabilitation, protect the dignity and autonomy of person with disability. ये क्या-क्या बात करता है? इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए और इनका सोसाइटी में फुल्ली पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक डिसेबल पर्सन अब बर्थ हुआ, अब उसको लाइफ लॉन्ग हम घर में कैद करके रखें। उसका सोसाइटी में एनरोलमेंट होना चाहिए, कुछ करके जाना चाहिए लाइफ में। जैसे कि लुइस ब्रेल थे, अगर उनके मम्मी-पापा उनको घर में बिठा के देते कि एक्सीडेंट के उनकी आइज़ विज़न लॉस हो गई, तो क्या वो बाकी वर्ल्ड के लिए बिल बना पाते? नहीं ना। इसीलिए हमें फुल पार्टिसिपेट करना चाहिए सोसाइटी में। एक्सेसिबिलिटी इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने चाहिए ताकि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एक्सेस हो। जैसे कि रैंप वॉक बनाने चाहिए, लिफ्ट के साइज़ इंक्रीज़ करने चाहिए ताकि एक व्हीलचेयर वाला पर्सन आराम से जा सके अंदर में। एंड बसेज़ में हमें रैंप बनाना चाहिए। रेलवे स्टेशन पे हमें टैक्टाइल पाथ या फिर ब्रेल से बटन बनाने चाहिए ताकि पर्सन समझ सके कि कौन-सा कोच है ये। दैन प्रोवाइड इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत मेन रोल है क्योंकि विदाउट एजुकेशन कोई भी पर्सन एक तरह से डिसेबल ही होता है ना? तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। पहले क्या होता था, इनके लिए सेग्रीगेट करके स्पेशल स्कूल बनाए जाते थे। बट अब क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है आरबीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? मीन्स इसमें जो नॉर्मल बच्चे हैं और डिसेबल वाले बच्चे हैं, उन सबको एक साथ मिला के पढ़ाना, ठीक है? ये सिर्फ़ डिसेबिलिटी की नहीं, अलग-अलग कैटेगरी की बात भी करता है। इंक्लूसिव मीन्स सभी तरह के बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाना, चाहे ऊँचे वर्ग का हो, चाहे छोटे वर्ग का हो या फिर डिसेबल हो, चाहे नॉन डिसेबल हो, सब एक क्लासरूम में ही पढ़ेंगे। हमें बस मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा अ, इंस्ट्रक्शन में, टीचिंग के इंस्ट्रक्शन में। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब वैकेंसीज़ आती हैं, एडवर्टाइज़मेंट आते हैं, तो कुछ सीटें रिज़र्व होती हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, ताकि जो उनके बैरियर हैं, जैसे ब्लाइंड पर्सन है, उसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी स्पीड, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ताकि वो जॉब सिक्योर कर सकें अपनी। ये सब इम्प्लीमेंट किए गए हैं। सोशल सिक्योरिटी एंड रिहैबिलिटेशन और डिग्निटी और ऑटोनॉमी की बात करता है ये सब एक्ट, ठीक है? ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है? और मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी कैच ऑन कर लें क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ वीडियोज़ ताकि जल्दी से रिकॉल हो जाए, है ना? आपको जो-जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे आप लिखते रहिएगा हैंड टू हैंड। डेफिनिशन की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द आरपीडब्ल्यू एक्ट, डिसेबल्ड पर्सन कौन होते हैं? पर्सन विद डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज़ समवन हू हैज़ लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट व्हिच मे हिंडर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। एक डिसेबल पर्सन कौन होगा? एक डिसेबल पर्सन हम उसे कह सकते हैं जो कि काफ़ी काफ़ी लंबे टाइम से फिज़िकल या फिर मेंटल या फिर इंटेलेक्चुअल या फिर सेंसरी इम्पेयरमेंट से ग्रसित हो, जिसके कारण वो एक सोसाइटी में अपना फुल पार्टिसिपेशन नहीं दे पा रहा है। तो उसको हम बोलेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है? The Act recognizes disability as a social and human disability, not only a medical problem. जो ये एक्ट है इसने रिकॉग्नाइज किया डिसेबिलिटी को एक सोशल एंड ह्यूमन राइट इशू, ना कि सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम के लिए, ठीक है? डेफिनेशन क्लियर हो गई? डेफिनेशन क्या है? एक पर्सन जो कि काफ़ी लंबे समय से फिजिकली या फिर मेंटली या फिर इंटेलेक्चुअली या फिर सेंसरी चीज़ों से चल रहा है, जिसके कारण उसकी जो फुली पार्टिसिपेशन है वो छुप गई है। उसको हम बोलेंगे डिसेबल पर्सन, ठीक है? की फीचर मैंने आपको पहले बता दिए थे, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सपेंशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटी, पहले सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज़ थे, अब कितने हो गए 21 हो गए हैं। रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट 4% रिजर्वेशन मिलती है पर्सन विद डिसेबिलिटी को 4 और 5%। इंक्लूसिव एजुकेशन इनिशिएट किया गया है। एक्सेसिबिलिटी प्रोविजंस किए गए हैं। सोशल सिक्योरिटी एंड रिहैबिलिटेशन, लीगल कैपेसिटी एंड गार्डियनशिप, ये सब इसके की फीचर्स हैं, ठीक है? एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या आ सकते हैं, तो इसको प्लीज़ रिमेंबर रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट, रेंज ऑफ डिसेबिलिटी। रेंज ऑफ डिसेबिलिटी पहले कितनी थी? 7, फिर हमने 7 से कितनी कर दी उसको 21। जो 7 डिसेबिलिटी वो कौन-कौन सी थी पहले हमारी? लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस, लो विज़न, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस। ये सिर्फ 7 डिसेबिलिटी थी जिसको पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 इम्प्लीमेंट करता था, मानता था। बट उसको हमने 7 से कितनी कर दिया 21। जो न्यू ऐड ऑन की गई हैं वो ये हैं। कौन-कौन सी? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ड्वार्फिज़्म,
cerebral palsy, acid attack victim, speech and language disability, एसएलडी इसको बोलते हैं हम, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, हेमोफीलिया, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, सिकल सेल डिजीज, मल्टीपल डिसीज एंड थैलेसीमिया। मल्टीपल डिसेबिलिटी में कब होता है? जब उसके पास पर्सन के पास एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो, जैसे डेफ एंड ब्लाइंड, है ना, कि बच्चा सुन भी नहीं पा रहा है, देख भी नहीं पा रहा है, उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी हम बोलते हैं। ये आपके पास लिस्ट है 21 डिसेबिलिटीज के। एक बार मैं सीक्वेंस वाइज बोल देता हूँ ताकि आप लिए ब्रशअप हो जाए। ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रेसी कॉट पर्सन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ट्रॉफिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, एएसडी इसको हम बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसएलडी बोलते हैं, multiple sclerosis, speech and language disabilities, thalassemia, hemophilia, skill cell disease, multiple disease, acid attack victim, पार्किंसन डिजीज। मुझे पता है आपको ये 21 डिसेबिलिटी याद नहीं होंगी, ऐसे अगर आप याद करने बैठेंगे तो आप इनके बारे में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको नाम याद हो जाएंगे। आपको मैंने इसीलिए एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इनके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ताकि आप कंडीशन से आप नेम याद कर लोगे, ठीक है, क्योंकि आपको कंडीशन पता होंगी तो नेम रिकग्नाइज करने में ईजी होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने पिक्चर शो कर रखी है क्योंकि हमारे माइंड में अल्फाबेट से ज़्यादा पिक्चर रिटेन रहती है, इसलिए मैंने पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में कि क्या डिसेबिलिटी में क्या क्या बात की गई है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लाइंडनेस की। ब्लाइंड पर्सन कंप्लीट विजन लॉस होता है इसमें, इनके में पर्सन को लाइट तक प्रॉपर्ली नहीं दिखती है। डेली एक्टिविटी के लिए दूसरों या असेसिबल टूल पर डिपेंड करना पड़ता है इनको, ठीक है। जैसे इनके हाथ में देख रहे होंगे आप, इसको हम बोलते हैं स्टिक, ताकि आसपास में जो भी चीज़ें हो पहले उसको एहसास हो जाए कि हाँ सामने कोई पर्सन है या फिर कोई पोल है, ठीक है। फिर आता है लो विजन। विजन वीक होती है इनकी, टोटली ब्लाइंड नहीं होते हैं, बट काफ़ी इनको शॉर्ट दिखता है, कम दिखता है इनको एज कम्पेयर टू अस। ये ग्लासेस मैग्नीफाइंग या फिर अदर एड से काम चला सकते हैं अपना, बट इनकी विजन एक्यूटी काफ़ी कम होती है, 6/18 के आसपास होती है या उससे कम ही होती है। लेप्रेसी कॉट पर्सन लेप्रेसी से क्योर हो चुके होते हैं, पर नर्व सेल डैमेज होने के कारण इनके फेस या फिर हैंड्स डिफॉर्मिटी या सेंसेशन लॉस रहता है, हो जाता है। जैसे आप इनके हैंड दिख रहे हैं, इनके लेप्रेसी से क्योर हो चुके हैं, बट इनके जो फिंगर्स हैं इनमें सेंसरी लॉस हो चुका है, जिसके वजह से इनको एहसास भी नहीं होता है कि हाँ क्या छू रहे नहीं छू रहे। इस वजह से इनको भी एड ऑन किया गया है। याद रखेंगे, लेप्रेसी क्योर पर्सन, ठीक है। कहता है हियरिंग इम्पेयरमेंट, एज यू ऑलवेज ये सिंपल होता समझना, क्योंकि ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है, जैसे ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है? जिसमें पर्सन को कम सुनाई देता है, कैपेसिटी सुनने की कम होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। ये मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स से नेम याद हो जाए। हर एक डिसेबिलिटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अलग अलग वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी बस मैं शॉर्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बोन्स, जॉइंट्स या मसल की प्रॉब्लम से मूवमेंट में डिफ़िकल्टी होती है, जैसे चलना, उठना, हाथ चलाना। जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे ना, इनकी लेग्स नहीं है, जिसकी वजह से चलने-फिरने में दिक्कत हो रही है इनको। कहते हैं ड्वार्फिज़्म। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, इनकी हाइट छोटी होती है, ठीक है? हाइट नॉर्मल से बहुत कम होती है, ड्यू टू जेनेटिक या फिर मेडिकल रीज़न हो सकती है, पर इंटेलेक्चुअली यूजुअली नॉर्मल होती है। इनकी बस क्या दिक्कत होती है, इनकी हाइट छोटी होती है। अब आते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आईक्यू लो होता है, लर्निंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफ़िकल्टी होती है, डेली स्किल्स भी स्लो होती है, जल्दी चीज़ें अडैप्ट नहीं कर पाते हैं, समझने में दिक्कतें आती हैं इन बच्चों को। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं इनको हम। पहले इनको हम मेंटली रिटार्ड बोलते थे, बट इनका नाम चेंज करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया गया अब। क्या होता है? मेंटल इलनेस, थिंकिंग, मूड और बिहेवियर इफेक्ट होता है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी। पर्सन का नॉर्मल लाइफ मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एएसडी बोलते हैं। इन बच्चों में आइस कांटेक्ट लेस होता है,
रिपिटेटिव बिहेवियर होता है और इनके साथ में एसोसिएटेड कंडीशन भी होती हैं। ऑटिज़्म के साथ में कभी-कभार एडीएचडी होता है बच्चों को, है ना? हाइपर होते हैं काफ़ी ज़्यादा, चीज़ों को अडैप्ट नहीं कर पाते जल्दी से, उनको फिक्सेशन चाहिए होती है, आइज़ कॉन्टैक्ट काफ़ी कम होता है, कम्युनिकेशन स्किल लैक होती है इन बच्चों की। सेरेब्रल पाल्सी बर्थ के टाइम या फिर अर्ली चाइल्डहुड में ब्रेन डैमेज की वजह से बॉडी मूवमेंट, पोस्चर और मसल कोऑर्डिनेशन में इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? जैसे आप पिक्चर्स के थ्रू भी देख पा रहे होंगे। फिर आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मसल्स धीरे-धीरे वीक और काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे मूवमेंट और स्ट्रेंथ कम हो जाती है इन बच्चों की। पिक्चर में दिख रहा होगा आप लोग को। फिर आता है क्रोनिक न्यूरोलॉजिक कंडीशंस, लॉन्ग टर्म नर्व सिस्टम डिसऑर्डर होते हैं, जैसे अ, एपिलेप्सी, ठीक है? जिसमें ब्रेन सिग्नल प्रॉपर काम नहीं करते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसएलडी बोलते हैं। इसमें बच्चा यूजुअली जो डेली रूटीन के काम होते हैं प्रॉपर्ली करते हैं। आप इनको सामने से देखेंगे तो आपको एहसास ही नहीं होगा इनमें कोई डिफ़ॉर्मिटी या फिर डिसेबिलिटी है। बट इनको डिसेबिलिटी का किस रेंज में होती है? सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन में, ठीक है? इनको पढ़ने में दिक्कत होती है। इसमें कैटेगरीज़ होती हैं डिस्लेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया मीन्स किसी बच्चों को मैथ में कम दिक्कत आती है, अल्फ़ाबेट उल्टे दिखते हैं किसी को रीडिंग में, किसी को राइटिंग में। तो ये मेनली एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। तो आप याद रखना लर्निंग से एजुकेशन, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। फिर आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस इम्यून सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है, जिससे बैलेंस विज़न और कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ होते हैं इसमें, नर्व सेल से रिलेटेड होते हैं। फिर आता है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी इसमें बोलने, वर्ड प्रोनाउंस करने में या लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए हम साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है? इनके एजुकेशन के लिए। फिर आता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में जैसे आपको पिक्चर के थ्रू दिख रहा होगा, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें हीमोग्लोबिन कम होती होती जाती है या फिर कम बनता है इनमें। इसलिए वीकनेस और रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है इनमें। इसलिए मैंने पिक्चर में दिखा रखा है ब्लड की तरह से ब्लड टेस्ट थैलेसीमिया के लिए। फिर आता है हीमोफीलिया, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है, इसलिए छोटी इंजरी में भी ब्लीडिंग रुकने में टाइम लगता है। जैसे किसी को हल्का-सा कट लग गया तो भी उसको फिल अप करने में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे हमारी कट लगता है तो रिकवर हो जाती है, बट इनके में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इनके में ब्लड क्लॉटिंग कम होती है। फिर आता है आपका सिकल सेल डिसीज़, इसमें आरबीसी स्किल्स शेप के होते हैं। स्केल शेप के होते हैं, जिससे ब्लड फ्लो रुकता है, पेन और एनीमिया होता है इसमें, ठीक है? पिक्चर में दिखा रखा है आपको मैंने इसमें। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ जैसे मैंने बताया था, एक ही पर्सन में 2 या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी होती हैं, जैसे हियरिंग प्लस लोकोमोटर या फिर डेफ एंड ब्लाइंड, ठीक है? फिर आता है हमारे एसिड अटैक सर्वाइवर, ऐसे पर्सन जो जिन पे एसिड अटैक हुआ है और वो सर्वाइव कर रहे हैं, उनके लिए भी इनको ऐड ऑन किया गया है आरपीडब्ल्यू एक्ट में, ठीक है? फिर आता है हमारे पार्किंसन डिज़ीज़, ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें कंपन होती है माइंड में, स्लो मूवमेंट और बैलेंस प्रॉब्लम होती है। मोस्टली ओल्ड एज में होता है ये, ठीक है? पार्किंसन डिज़ीज़, हाथ जैसे काँपते रहते हैं, ठीक है? ब्रेन में और मतलब ये बेसिकली ना ओल्ड एज में होता है, ठीक है? मैंने आपको शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दी है हर डिसेबिलिटी 21 डिसेबिलिटी की, ठीक है? और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने एक शॉर्ट में बना रखा है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? 21 डिसेबिलिटी को कवर कर रखा है मैंने, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा राइट्स गारंटीड अंडर द आरपीडब्ल्यू एक्ट। जो राइट्स मिले क्या-क्या किस राइट्स की गारंटी देती है आरपीडब्ल्यू एक्ट। मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि हमें इसको कंप्लीट करना है इन शॉर्ट टाइम, ठीक है? द एक्ट गारंटीज सेवरल राइट्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज। क्या-क्या राइट्स हैं? राइट्स टू इक्वालिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी मस्ट नॉट फेस डिस्क्रिमिनेशन इन एनी एरिया ऑफ लाइफ। ये इक्वलिटी की राइट देता है पर्सन विद डिसेबिलिटी को, राइट टू एजुकेशन देता है, एम्प्लॉयमेंट राइट्स देता है, राइट टू एक्सेसिबिलिटी, राइट टू कम्युनिटी लिविंग, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। ये सब कॉमन राइट्स हैं जो कि प्रोवाइड किए गए हैं आरपीडब्ल्यू एक्ट के अंडर में। मीन्स बच्चे को साथ हमें ऐसा ना हो बच्चा कभी फेस करे डिस्क्रिमिनेशन को किसी भी एरिया में,
और इक्वल इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है इसमें, फ्री एजुकेशन की बात की गई है। एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने रिज़र्वेशन दिया है और नॉन डिस्क्रिमिनेशन हायरिंग प्रैक्टिस की गई है। रिज़र्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हायरिंग प्रैक्टिसेस, राइट टू एक्सेसिबिलिटीज़, पब्लिक स्पेस में, ट्रांसपोर्ट में एंड डिजिटल सर्विस मस्ट बी एक्सेसिबल होनी चाहिए। राइट टू कम्युनिटी लिविंग और राइट टू सोशल सिक्योरिटी। ठीक है? जैसे कि कुछ-कुछ पर्सन होते हैं उनको गवर्नमेंट स्कीम भी मिलती है, ये सब चीज़ों के राइट्स दिए गए हैं। कॉमनली 6 राइट्स हैं जो मैंने हाइलाइट किए हैं, ठीक है? Then institutional framework. The act established civil authorities to monitor implementation. जैसे कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 2000 पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में था, इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा था, तो हमने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 को लेकर के आए। तो उसके लिए हमने कुछ-कुछ इंस्टीट्यूशनल बॉडी बनाई है, वो कौन-कौन सी हैं? पहला है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी। ये एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन डिसेबिलिटी पॉलिसीज। ठीक है? डिसेबिलिटी पॉलिसीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड वर्क एट स्टेट लेवल टू इम्प्लीमेंट डिसेबिलिटी पॉलिसीज। ये स्टेट लेवल पे वर्क करती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिसेबिलिटी जो पॉलिसी बनती है। चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए सेपरेट चीफ कमिश्नर बनाया गया है जिसकी मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन एट नेशनल लेवल। वो जो इम्प्लीमेंटेशन होंगी जो भी पॉलिसीज उसको मॉनिटर करता है नेशनल लेवल पे। स्टेट कमिश्नर भी बनाए गए हैं डिसेबिलिटी पर्सन के लिए, हैंडल कंप्लेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन एट स्टेट लेवल। ठीक है? ये कुछ एडवाइजरी बोर्ड गठित किए गए हैं स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल दोनों पे। ठीक है? इम्पोर्टेंस ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, इसकी क्या क्या जरूरत है? ये प्रमोट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन को, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को, ह्यूमन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को प्रोटेक्ट करता है, एनकरेज करता है इक्वल पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेंथन करता है लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। ये सब इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है? मैंने आपके लिए की हाईलाइट पॉइंट्स लेके आया हूँ ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट एक्यूरेट समझ सकें। ठीक है? इंपॉर्टेंस फॉर स्पेशल एजुकेटर। एज वी नो दैट कि जो भी वीडियो देख रहा होगा मोस्टली स्पेशल एजुकेटर ही देख रहे हैं। तो स्पेशल एजुकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है? दैट सपोर्ट इंक्लूसिव स्कूलिंग, करिकुलम एडेप्टेशन, इंक्लूसिव इंडिविजुअलाइज एजुकेशन सपोर्ट, असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर लर्निंग। ये सब पॉइंट्स हैं जो कि जरूरी है स्पेशल एजुकेटर को पता होना। अब इसको हम एक तरह से फ्लो चार्ट की तरह समझते हैं। ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में कंक्लूजन। बैकग्राउंड ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। पहले क्या था? पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 जिसको हम पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 बोलते हैं। पर इसकी कुछ लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? ये सिर्फ 7 डिसेबिलिटी को कवर करती थी। लिमिटेड प्रोटेक्शन था, वीक इन्फोर्समेंट था। ठीक है? जब इंडिया ने साइन किया यूएन कन्वेंशन पे तो हमें एक न्यू लॉ की जरूरत थी। नीड फॉर न्यू लॉ। फिर हम लेकर के आए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। ठीक है? जिसके अंदर में 7 डिसेबिलिटी नहीं जब 21 डिसेबिलिटी की बात की गई है। ठीक है? Highlights of the Act. टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इंक्रीज 7 to 21। 7 से बढ़ा कितनी कर दी गई? 21 कर दी गई। फ्री एजुकेशन की बात की गई है हर डिसेबिलिटी वाले पर्सन के लिए 6 to 18 ईयर्स तक के। नॉट लेस देन 5% रिजर्वेशन सीट इन गवर्नमेंट एडेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी। हायर एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन कंपलसरी है रिजर्व करना पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। प्रोविजन फॉर एक्सेसिबिलिटी इन फिजिकल environment, transportation, ICT, and other facility and services provided to public in urban and rural area। इसमें प्रोविजन की गए एक्सेसिबिलिटी के लिए ताकि जब फिजिकली पर्सन जा सके आ सके कहीं से भी, और आईसीटी पे फोकस किया गया है टेक्नोलॉजी पे। ठीक है? और 4% रिजर्वेशन की बात की गई है जॉब में, सर्विसेज में, ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके पर्सन विद डिसेबिलिटी को और एनरोलमेंट इंक्रीज हो। इसलिए कम आप देखते होंगे जॉब में 4% रिजर्वेशन होता ही होता है। ये सब की हाईलाइट पॉइंट्स थे जिसको मैंने फ्लो चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश की गई है आपको। अब सम मेजर स्कीम फॉर पीडब्ल्यूडीज। सोशल एम्पावरमेंट, इसमें एक एक्ट है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। ये मैंने आप शॉर्ट शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दिया, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो
मैं आपको वही प्रोवाइड कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? आप कमेंट डाउन कर देना, आपको मैं कमेंट में भी एक्सेस दे दूँगा। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, यूडीआईडी जिस कार्ड बनता है, पहले डिसेबिलिटी कार्ड बनता था, उसी को हम बोलते हैं यूडीआईडी कार्ड। ये हर स्टेट में सेंट्रल लेवल पे काम करता है। जैसे आधार कार्ड है, ऐसे ही डिसेबल्ड पर्सन के लिए यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट के अंडर में यूडीआईडी कार्ड बनाया गया है। देन एडीआईपी, बहुत सारे टीचर जानते होंगे इसके बारे में, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज, फिटिंग ऑफ एड्स असिस्टिव डिवाइस। फिर आता है नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किल ट्रेनिंग ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये सब कुछ एक्ट्स हैं जो कि बेनिफिशियल है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी एंड दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम, शॉर्ट फॉर्म में DDRS बोलते हैं। अदर प्रोविजन इन द एक्ट फॉर इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। पहला क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट। दूसरा क्या है, चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट की गई हैं। एडवाइजरी बोर्ड बनाए गए हैं और रेगुलेटरी बॉडीज बनाए गए हैं। स्पेशल कोड बनाए गए हैं और पेनल्टीज बनी रखी है। अगर कोई उल्लंघन करता है तो उनके लिए फाइन भी देना पड़ता है, ठीक है। इसमें नेशनल फंड्स मिलते हैं स्कीम में। और कमिश्नर बॉडीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों लेवल बनाए गए हैं, कमिश्नरी बॉडीज अथॉरिटीज़ जो रेगुलेट करेंगी, इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेंगी, सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। एडवाइजरी बोर्ड बनाए गए हैं सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पे। और फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज फॉर मॉनिटरिंग एंड ग्रीवियंस के लिए बनाए गए हैं। ये सब की हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। समरी की बात करते हैं, कंक्लूजन हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। कंक्लूजन, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 is a comprehensive Indian law that expand recognized disability from 7 to 21। जो आर्टिकल एक्ट है एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन लॉ है जो कि रिकग्नाइज करता है 21 डिसेबिलिटीज को, इंश्योर करता है राइट्स, डिग्निटी एंड इंक्लूजन की, प्रोवाइड करता है 4% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब एंड 5% रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन, प्रमोट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी को, स्टैब्लिश लीगल मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट डिसेबिलिटी राइट्स, ठीक है। ये कंक्लूजन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई पॉइंट अगर आपको डिफिकल्ट लगा हो, एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा, आप क्लियर हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।